सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। सवाल तुम्हारे सामने है। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई आपसे बोला है कि प्रारंभिक वेग यानी जो विराम अवस्था है, ठीक है भाई, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो तो 0 है। यानी यहां से हम मान सकते हैं कि u की वैल्यू तो क्या है मेरे भाई आपकी, सर u की वैल्यू तो 0 है, प्रारंभिक वेग तो 0 है। मैं बात करता हूं मेरे भाई त्वरण कितना है, सर त्वरण तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और समय कितना है 5 सेकंड का, यानी कि t बराबर कितना है आपका 5। तो यहां पर मेरे भाई हम गति का प्रथम समीकरण अप्लाई कर सकते हैं, गति का प्रथम समीकरण यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो होता है मेरे भाई v बराबर में u प्लस में at होता है। तो v की वैल्यू निकालनी है, प्रारंभिक वेग तो मेरे भाई 0 है, तो इसको तो रहने देते हैं, प्लस में at। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, t की वैल्यू कितनी है 5 है, तो दोनों को गुणा करेंगे 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगला सवाल देखो। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो खाली स्थान अवक्षेपित होता है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो बताइए किसका निक्षेपण होता है या फिर किसका अवक्षेपण होता है। तो आप बोलेंगे मेरे भाई ये बिल्कुल आसान सवाल है। भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है किस में से प्रवाहित करना है, चूने के पानी से। तो चूने का पानी क्या होता है सर, CaOH2 होता है, CaOH2 होता है। इसमें से जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमारा बनेगा CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो सर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF आपको 100 रुपये में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको मेरे भाई क्वेश्चन उसी पैटर्न पर मिलेंगे जैसे पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। तो मेरे भाई 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 100 रुपये के PDF से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके हूबहू पेपर में आएंगे। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें श्वम का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं। तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने खूब पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको, कोशिका का
पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें श्वम का तो डीएनए है और राइबोसोम भी श्वम का ही है। इस आधार पर उसका क्या काम है, कोशिका में श्वम विचरण करना है, अपने श्वम के कुछ प्रोटीन बनाना है, लाइसोसोम की तरह सामग्रियों का पाचन करना है, पौधे के समान सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाना है। तो मेरे भाई पहली बात तो ये देखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है मेरे भाई, सूर्य के समान उपयोग करके भोजन कैसे बनाएगा भाई, सूर्य के प्रकाश से भोजन कौन बनाते हैं सर, यहाँ पर तो पौधे बनाते हैं, ठीक भाई, पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो आदमियों में है, तुम्हारे भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या हम सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रहे हैं क्या, ये तो गलत हो गया। लाइसोसोम की बात करें तो इसको तो मेरे भाई कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, जबकि यहाँ पर बात हो रही है कोशिका के शक्ति गृह की, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे भाई कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, और शक्ति किससे मिलती है, पावर किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। अरे जो जिम जाने वाले लोग हैं वो प्रोटीन ही तो खाते हैं। वो प्रोटीन क्यों खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से क्या मिलती है, प्रोटीन खाने से पावर मिलती है। इसका मतलब पावर बोले तो शक्ति, तो शक्ति किससे मिलेगी, प्रोटीन से। राइट आंसर बी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी +40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी बता दो मेरे भाई कितनी होगी। एक उत्तल दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बता दो कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। प्लस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40, प्लस का 20 और माइनस का 20। तो मेरे भाई सर फोकस दूरी की बात हो रही है, F बराबर में होता है R/2। तो मेरे भाई ये कितनी है सर, ये तो 40 है, प्लस का 40, प्लस के 40 में 2 का भाग देंगे तो प्लस का 20 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से खाली स्थान का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति का जो पहला नियम है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से, त्वरण के नियम के नाम से, बल के नियम के नाम से, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के नाम से। तो मेरे भाई गति का जो प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये तो होता है मेरे भाई गति का तीसरा समीकरण, ठीक है मेरे भाई, गति का तीसरा जो नियम होता है इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का, और जो गति का प्रथम नियम है इसको बोलते हैं जड़त्व। अभी मैंने बताया था ना कि v बराबर में होता है u प्लस में at, ठीक है मेरे भाई, v बराबर में क्या होता है, u प्लस में at। देखो जो गति का प्रथम नियम है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी कोई चीज़, ठीक है मेरे भाई, हमेशा कोई भी चीज़ विराम अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाइबल काम ना करे। कि मान लो भाई, अभी मान लो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है। अब मान लो तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है तो वो अपने आप थोड़ी उठ जाएगा, अपने आप थोड़ी चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। वो कब उठेगा, कब उठ के तुम्हारे हाथ में आएगा, जब तुमको उसको उठाओगे। वैसे मान लो मेरा मोबाइल है, अब मेरा मोबाइल इस टाइम पर रखा हुआ है, तो ये मोबाइल कब मेरे हाथ में आएगा, कि जब मैं इसको उठाऊंगा। तो यानी कोई भी चीज़ हमेशा विराम अवस्था में रहती है, कोई भी चीज़ हमेशा विराम अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाइबल काम ना करे। अब जैसे ही उस पर बाइबल काम करेगा वो मेरे भाई हिलने डुलने लग जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। अगला देखो मेरे भाई, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवानी है तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई। तो आप बोलेंगे ऐसी कंडीशन में तो मेरे भाई हमारी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करूं तो ये होगा मेरे भाई आपका BaCl2
होगा। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ में, यानी कि Na2SO4 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो तुम्हारे सामने बनेगा BaSO4 बनेगा। और मेरे भाई आपका क्या बनेगा, ये तो आपका होगा, और एक बनेगा 2NaCl बनेगा। तो हो गई मेरे भाई दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन कैसे देखो, देखिए ये जो पहले इसके साथ में था ये चला गया इसके साथ में, यानी ये यहाँ से विस्थापित होके कहाँ चला गया, इसके साथ में चला गया। और ये जो पहले यहाँ पर था ये यहाँ से विस्थापित होके किसके साथ चला गया, इसके साथ में। तो दो बार विस्थापन हो गया मेरे भाई, यानी कि दोहरा विस्थापन। ठीक है, जो SO4 है वो पहले Na के साथ में था, तो यहाँ से इसने ब्रेकअप करके इसके साथ में शादी कर ली Ba के साथ में। Cl2 मेरे भाई पहले Ba के साथ में था, इससे ब्रेकअप करके इसने शादी कर दी Na2 के साथ में। तो मेरे भाई दो रिश्ते टूट गए। ठीक है, दो रिश्ते टूट गए, एक तो SO4 का रिश्ता टूट गया, एक Cl2 का रिश्ता टूट गया। तो दो रिश्ते टूट गए, दोहरा विस्थापन हो गया। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो मैंने तुमको क्या बताया था लाइसोसोम के बारे में, तो कि सर लाइसोसोम को तो कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब आत्मघाती का मतलब क्या होता है, अगर तुमने थोड़ी सी भी हिंदी पढ़ी है तो आत्मघात का मतलब क्या होता है कि कोई तुमको तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए, यानी कि आत्मा को चोट पहुंचाएगा मतलब मारेगा। ठीक है मेरे भाई, नष्ट कर देगा। तो वही बात होगी मेरे भाई। तो इसको देख लो, हानिकारक जीवाणु को निगलने तथा विघटित करने वाली एक स्वीत रुचिर कोशिका है। अरे आत्मघात का मतलब क्या होता है, आत्मा को घात करना, आत्मा को ठेस पहुंचाना, मार देना, चीर देना, फाड़ देना। तो इसका मतलब यही है कि हानिकारक जीवाणु को निगल जाता है, यानी कि मार देता है, या फिर उनको विघटित कर देता है। विघटित का मतलब भी वही मारना होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। अब अगर मेरी किसी ने कल की क्लास ली होगी, कल की क्लास अगर आपने किसी ने मेरी ली होगी तो उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे भाई तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले तो तुम एक चीज देखो मेरे भाई कि जो ध्वनि निकलती है ना, ध्वनि वो किससे के कारण होते हैं, ध्वनि क्यों ठीक है होती है मेरे भाई। ध्वनि का होने का कारण क्या है, तो ध्वनि का होने का कारण क्या है मेरे भाई, कंपन। ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, कंपन के कारण ध्वनि क्या होती है मेरे भाई आपकी उत्पन्न होती है। अब अगर मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे भाई तुम किसी चीज पे धीरे से दोगे यार, लेकिन अगर मान लो इसी तरीके से मान लो कि तुम मान लो धीरे धीरे बोलोगे तो कंपन कम होगा, इससे आवाज भी धीरे आएगी। अगर तुम जोर से बोलोगे तो कंपन ज्यादा होगा, फिर आवाज भी तेज आएगी। उसी तरीके से मान लो डीजे रखा हुआ है, डीजे, अब डीजे तो आप सबने देखा होगा, अगर डीजे वाला आवाज को कम कर दे तो वहां पर कंपन कम होगा, इसलिए आवाज भी कम आती है। डीजे वाला फुल आवाज खोल दे तो कंपन ज्यादा होगा, उससे मेरे भाई आवाज भी क्या निकलेगी, उससे आवाज भी ज्यादा निकलेगी। तो यहां पर मेरे भाई जो ध्वनि है वो किस पे डिपेंड करती है, कंपन पे डिपेंड करती है। अब आपसे बोला कि मेरे भाई अगर तरंग का आयाम बढ़ा दूंगा तो तरंग की ऊर्जा में भी क्या हो जाएगी मेरे भाई आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, तरंग का आयाम अगर मैं बढ़ा दूं तो तरंग की ऊर्जा में क्या हो जाएगी मेरे भाई आपकी वृद्धि हो जाएगी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। क्लियर मेरे भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। ठीक है मेरे भाई, हाइड्रा में जो मुकुलन होता है ये कल के वीडियो में मैंने बताया था। अब ये मुकुलन जो है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया के चरण बताने हैं तुमको कि पहले मुकुलन कैसे होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है। जैसे कि मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बच्चा कैसे बनता है, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बच्चा कैसे बनता है, तो बच्चा बनने के लिए पहले क्या होगा, पहले नर और मादा एक साथ आएंगे,
दोनों फिर भाई यौन क्रिया करेंगे। उसके बाद में नर के शुक्राणु मादा के अंदर जाएंगे, वहां पर वो अंडाणु से मिलेंगे, वहां पर मेरे भाई किसका, ठीक है, युग्मक का निर्माण होगा या अंडज का निर्माण होगा, जो भी कुछ चीजें हैं। उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे माँ के गर्भ के अंदर बड़ा होता है। फिर जैसे वो परिपक्व हो जाता है, जैसे 9 महीने का 10 महीने का हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसके बाद में वो बाहर आ जाता है। तो यही सारी चीजें हैं मेरे भाई, यही सारी चीजें हैं, ठीक है, बच्चा बनने की प्रक्रिया। तो उसी तरीके से आपसे पूछा है कि हाइड्रा के मुकुलन की प्रक्रिया बताओ मेरे भाई। अब बच्चा बनने का तो सबको पता है, जिसको चाहे कै कबूतर भी नहीं आता हो, ठीक है मेरे भाई, कै कबूतर भी जिसको नहीं आता हो, लेकिन बच्चा बनने का तो सबको पता है कैसे बनता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। तो मेरे भाई क्या पहले मुकुल परिपक्व होगा क्या? अरे सर पहले ही परिपक्व कहां से हो जाएगा, ये तो गलत बात है। पहले बनना तो प्रारंभ हो, मैंने अभी बताया था ना कि पहला बच्चा मां के गर्भ के अंदर बनेगा, बनने के बाद में वो परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद में बाहर आएगा। तो पहले ही परिपक्व कैसे हो गया है, ये तो सर गलत है। नई वृष्टि, ये भी गलत होगा भाई, पहले, ठीक है, नई वृष्टि का मतलब होता है नया जन्म हो गया, तो पहले ही जन्म कहां से हो जाएगा। तो देखो पहले मुकुल आरंभ होगा फिर वियोजन होगा, नहीं सर वियोजन पहले कैसे हो जाएगा। तो देखो पहले मुकुल आरंभ होगा, यानी पहले मुकुल बनना शुरू होगा, उसके बाद में वो परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद में वो पहले वाले मुकुलन से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद में नई वृष्टि मतलब खुद का नया जीवन शुरू कर देगा। यही तो होता है मेरे भाई, बच्चे में भी यही होता है कि पहला बच्चा बनना आरंभ होता है, फिर वो बच्चा परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद में वो मम्मी के पेट से बाहर आ जाता है, यानी पहले वाले जहां से था वहां से अलग होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो पहले वो माँ के पेट के अंदर था, वहां से वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद में वो अपना नया जीवन शुरू कर देगा। तो राइट आंसर तुम्हारा डी है। अगला है मेरे भाई, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे भाई पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसके बारे में आपको बताने की कौन सी बात सही है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तुम मान लो कि ये तुम्हारी जमीन है, ये जमीन है, यहां से तुम कोई चीज पटक रहे हो। अब यहां से अगर तुम एक कागज पटकते हो, एक कागज अगर यहां से पटकते हो, या फिर यहां से एक पत्थर पटकते हो, ठीक है मेरे भाई, एक पत्थर पटकोगे तो कागज तो धीरे धीरे नीचे आएगा और पत्थर वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सर बात तो बिल्कुल सही है, कागज का द्रव्यमान कम है, कागज में वजन कम है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, पत्थर में वजन ज्यादा है तो वो धीरे धीरे, ठीक है, वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पहली लाइन तुम्हारी सही है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध खालिस्तान के साथ बढ़ता है। तो धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है, मैंने आपको बताया था आर बराबर में होता है रो एल अपोन में ए होता है, ठीक है भाई। आर बराबर में क्या होता है, रो एल अपोन में ए होता है। तो एल होता है मेरे भाई आपकी लंबाई और ए होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब तुम मेरे भाई इस चीज को ध्यान से देखना, ये वाली चीज काम की है। यहां पर बोला है पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी नीचे की इस चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या प्रतिरोध बढ़ेगा क्या? एक चीज हमेशा याद रखना कि नीचे की चीज जितनी बड़ी होती है ना, आंसर उतना ही छोटा आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक संख्या है, मान लो 20, अगर इस 20 में मैं 2 का भाग देता हूं तो आंसर 10 आता है। इस 20 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो आंसर 5 आता है। इस 20 में अगर मैं भाग 10 का देता हूं तो 2 आंसर आता है। तो देख लो मेरे भाई, मैंने बोला था कि नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा। देखो पहले छोटी सी संख्या थी तो बड़ा आंसर आया, फिर और बड़ी संख्या ली आंसर और छोटा हुआ, फिर और बड़ी संख्या ली आंसर और छोटा हो गया। तो नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो हमको छोटा थोड़ी लेना, हमको तो बढ़ाना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। लंबाई में कमी, इसने बोला कि लंबाई में कमी कर दूं, भाई लंबाई मतलब ऊपर की चीज, तो ऊपर की चीज में जितना कमी करोगे आंसर उतना ही छोटा आएगा मेरे भाई। ये भी फिक्स है कि मान लो इस 20 की जगह पे मैं 10 लिख देता तो यहां पर 10 में 2 का भाग देता तो 5 आंसर आता, फिर 10 को घटा के अगर मैं 8 कर देता, फिर 8 में 4 का भाग देता तो 4 दूनी 8 तो देख लो भाई, पहले 10 बड़ी संख्या थी तो आंसर भी बड़ा आ रहा था, फिर मैंने 8 छोटा ले लिया आंसर भी छोटा आ गया। इन ऊपर की चीज को जितना घटाओगे आंसर उतना ही छोटा आएगा, लेकिन छोटा हमको लेना ही नहीं, हमको तो बढ़ाना है मेरे भाई। तो ये भी गलत है। तो जैसे तुम तापमान में वृद्धि करोगे ना मेरे भाई, तापमान में वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला बोला कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित सकेंद्री वृत्त बनाती है। तो मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके गुणधर्म तुमको पता होने चाहिए। उनके गुणधर्म पता है तो आप मेरे भाई जो है इस चीज़ को मेरे भाई पूरी तरीके से कर दोगे। अब पहली लाइन में बोला कि एक सीधा धारावाही चालक है, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित सकेंद्री वृत्त बनाती है। तो क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल मेरे भाई ये बात 100% सही है। सकेंद्री वृत्त तो यहाँ पर बनाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आपने देखा होगा ना वो डायग्राम मेरे भाई, ठीक है, आपने वो डायग्राम देखा होगा जिसमें ये धारावाही चालक है। तो यहाँ पर मेरे भाई इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी बनती है। यहाँ पर बोला इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बिल्कुल मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसका पता कैसे लगाया जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या होगा? एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला डब्बा प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? मेरे भाई अगर आप हॉस्पिटल में कभी गए हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वहाँ पर, ठीक है, अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग डब्बे होते हैं। एक हरा रंग का डब्बा होता है, एक नीले रंग का डब्बा होता है, एक लाल रंग का डब्बा होता है, और वहाँ पर लिखा भी होता है कि हरे डब्बे में ये चीज़ें डालनी है, लाल डब्बे में ये चीज़ें डालनी है और नीले डब्बे में ये चीज़ें डालनी है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो, अगर नहीं किया तो अब कभी आगे से हॉस्पिटल जाओ तो नोटिस करना कि वहाँ पर मेरे भाई ऐसे डब्बे, कचरा पात्र के लिए डब्बे लगे होते हैं। एक हरा रंग का डब्बा होता है, एक नीले का होता है, एक लाल का होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें ऐसा कचरा डालो, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। तो वो कचरा अलग अलग डालने का क्या कारण है, क्या रीज़न है मेरे भाई कचरा अलग अलग डालने का? तो यहाँ से सर ये होती है कि कचरे को चुनने में आसानी हो जाती है। ठीक है भाई, अगर तुमको कांच वाला कचरा चाहिए तो इस वाले डब्बे को उठा ले जाओ। तुमको अगर मेरे भाई छोटी मोटी कोई, ठीक है, जैसे दवाई के पत्ते हैं होते हैं, गोलियों के, ठीक है, टेबलेट के जो पत्ते होते हैं वो चाहिए तो इस वाले डब्बे को उठा ले जाओ। तुमको अगर सिरिंज वगैरह चाहिए तो इसको इस वाले डब्बे को उठा ले जाओ। ठीक है, तो यानी उनको चुनने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से मेरे भाई पता चलता है कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने में सहायता होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? तो मेरे भाई रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों का परीक्षण किया था, ठीक है, उसमें किसकी खोज हुई थी? आपने देखा होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक पतली सोने की पन्नी से, ठीक है मेरे भाई, एक पतली सोने की पन्नी ली थी। ठीक है, एक पतली सोने की पन्नी ली थी। उस पन्नी में से क्या हुआ कि अल्फा कणों को गुजारा। अब कुछ कण तो क्या हुआ, इस पन्नी को पार करके बाहर आ गई, लेकिन कुछ कण क्या हुए, वापिस से मेरे भाई मुड़ के वापिस से रिफ्लेक्ट हो गई। तो उससे किसकी खोज हुई थी मेरे भाई? उससे खोज हुई थी आपके नाभिक की। किसकी खोज हुई थी मेरे भाई? नाभिक की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो प्रोटॉन की खोज भी आपके रदरफोर्ड ने ही की थी। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, तो मेरे भाई जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की, तो मेरे भाई जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? आपके न्यूट्रॉन की। और अल्फा कणों के प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? आपके नाभिक की। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, सुकेंद्री कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरे भाई जो केंद्रक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? कितने बच्चे हैं जो बताएंगे मेरे भाई केंद्रक का मुख्य काम क्या होता है? कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है मेरे भाई, ठीक है, या फिर आपके भोजन के भंडारण इकाई के रूप में काम करना है, या फिर अपशिष्ट का पाचन करना है। तो मेरे भाई देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी मेरे भाई आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी मेरे भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और इसका मेरे भाई मुख्य कार्य क्या है? तो आप बोलेंगे कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना ही इसका मुख्य काम है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है?
तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो चीज़ें मेरे भाई स्थिर अवस्था में रखी हुई है, ठीक है भाई, जो भी चीज़ें स्थिर अवस्था में है, ठीक है मेरे भाई, जो भी चीज़ें स्थिर अवस्था में है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब चलती ट्रेन, ट्रेन तो चल रही है, स्थिर कहाँ पर है मेरे भाई ट्रेन, तो ट्रेन चलती ट्रेन में तो गतिज ऊर्जा है सर। अरे ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन तो गति कर रही है, तो उसमें तो गतिज ऊर्जा है। एक नदी बह रही है, तो नदी का पानी स्थिर थोड़ी है, वो तो बह रहा है, वो तो गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा हो गई। एक लुढ़कती गेंद, अब गेंद भी लुढ़क रही है, स्थिर थोड़ी रखी हुई है, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा। एक मेज पर रखी किताब, अब मेज पर रखी हुई किताब स्थिर रखी हुई है सर, कुछ नहीं है उसमें, ना तो हिल रही है, ना डुल रही है, ना कहीं चल रही है, ठीक है, स्थिर रखी हुई है, तो स्थितिज ऊर्जा तुम्हारी हो जाएगी। अगला सवाल है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है, यह किस कारण होता है। तो मेरे भाई देखो, दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जब भी किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है। अब जो लाल रंग है ना, लाल रंग का जो विचलन है, लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग का जो फैलाव है ना, लाल रंग का फैलाव वो सबसे कम होता है। इसलिए जो भी आपकी ट्रैफिक लाइटें होती है ना मेरे भाई, जो भी आपकी ट्रैफिक लाइट होती है उस लाइट में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाता है। और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा बैंगनी रंग का प्रयोग तो कहीं नहीं होता, कोई सी भी ट्रैफिक लाइट में बैंगनी रंग काम में नहीं आता, क्योंकि बैंगनी रंग मेरे भाई दूर से नहीं दिखाई देता, क्योंकि बैंगनी रंग का फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का फैलाव ज्यादा होता है। अब कोई चीज ज्यादा फैलेगी तो कम जगह तक जाएगी, कोई चीज कम फैलेगी तो दूर तक जाएगी। तो मेरे भाई बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए इसका फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है मेरे भाई, और अपवर्तनांक अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है भाई। तो बैंगनी रंग का बंकन सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। अब तरंग दैर्घ्य कम है, इसका मतलब ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम है तो दूर तक नहीं दिखाई देगी। राइट आंसर ऑप्शन ए को होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो द्विखंडन नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, नाम से ही पता चला, द्विखंडन मतलब 2 खंडन, ठीक है मेरे भाई, द्विखंडन का मतलब 2 खंडन, तो 2 भागों में बटेगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।